फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग यूनिट 1 के क्विक शॉट में आपका स्वागत है। पीडीएफ की लिंक आप डिस्क्रिप्शन में ले सकते हैं, जिसके अंदर हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी डाल रखे हैं। आप सिलेबस देख सकते हैं, जिसको कि हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। फोर्स बेसिकली एक एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस होता है जो कि चेंज क्रिएट करता है मोशन के अंदर या फिर बॉडी के शेप के अंदर। इसको बेसिकली हम लोग F = ma से रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पर कि m मास होता है, a एक्सेलरेशन होता है। फोर्स के पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है और एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि वो किस पॉइंट पर अप्लाइड हो रहा है, यानी कि वर्क कर रहा है। बेसिकली फोर्स मूवमेंट या फिर मूवमेंट क्या होता है, टर्निंग इफेक्ट होता है, जो कि एक पर्टिकुलर एक्सिस में क्या करता है कि बॉडी को रोटेट करता है। इसकी वैल्यू जो होती है वो फोर्स टाइम्स डिस्टेंस होती है, जो कि मूवमेंट को बेसिकली न्यूटन मीटर में हम मेजर करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है कि अगर फोर्स बॉडी को क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो हम लोग जनरली मूवमेंट को नेगेटिव लेते हैं, और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो पॉजिटिव लेंगे। ये एक स्टैंडर्ड नोटेशन होता है, आप खुद से भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें अगर आप लेते हैं तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। कपल क्या होता है, जब दो फोर्सेस बेसिकली इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस होती हैं, यानी अपोजिट डायरेक्शन में जब वर्क कर रही होती हैं, तो वो बॉडी को रोटेट करती हैं, कोई भी ट्रांसलेशनल मोशन नहीं अलाउ करती हैं। बेसिकली हम लोग इसकी वैल्यू को फोर्स टाइम्स टी से ही कैलकुलेट करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो डी होता है उसको हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे दो फोर्सेस के बीच में। अब बेसिकली स्टैंडर्ड चीज़ ये है कि बेसिकली फोर्सेस जो हैं वो इक्वल एंड अपोजिट हैं, यानी कि नेट फोर्स 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर प्योरली रोटेशन होगा, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया, बॉडी रोटेट करेगी, बॉडी मूवमेंट नहीं करेगी। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी क्या बताता है कि हम बॉडी को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन यानी कि लाइन ऑफ एक्शन के अलॉन्ग मूव कर सकते हैं, बिना उसके स्टेट या फिर उसके बेसिकली एक्चुअली बात करें तो किसी भी इफेक्ट के उसके ऊपर। इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी पर्टिकुलर बॉडी पर अगर एक लाइन के अलॉन्ग डिफरेंट पॉइंट पे फोर्स लगाएं तो वो उस पर एक एक्सटर्नल इफेक्ट क्रिएट करेगा, जिसमें कि बेसिकली रिजल्टेंट फोर्सेस होंगी, जो कि उस पर्टिकुलर बॉडी को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करा सकती हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि उसके स्टेट इसके बेसिकली ऑब्जेक्ट में कुछ चेंज आए। कहने का मतलब ये है कि अगर एक बॉक्स है तो उसको हम पुल कर सकते हैं, तो उससे बॉक्स में तो कोई चेंज नहीं आएगा, परंतु वो एक पर्टिकुलर पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे ज़रूर पहुंच जाएगी। पेरेग्नॉन्स थ्योरम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर बेसिकली हम जानते हैं, जैसे कि अगर फोर्सेस को बेसिकली हम ऐड करते हैं, या आपने पढ़ा होगा, तो बेसिकली फोर्सेस का हमने रिजल्टेंट ले लेते हैं। उसी तरीके से हम बेसिकली वेरिग्नॉन्स थ्योरम के अंदर क्या करेंगे, सारे मूवमेंट्स को ऐड कर देंगे, यानी जो नेट मूवमेंट होगा वो सारे इंडिविजुअल मूवमेंट्स का सम होगा। ये स्टैंडर्ड है, इसको आपको याद करना होगा। इसके अंदर बेसिकली डी जो होगा वो पॉजिटिव नेगेटिव हम लेंगे, और वेरिग्नॉन्स थ्योरम को यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब हम लोग फोर्स सिस्टम की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आता है कोप्लेनर फोर्सेस। ऐसे फोर्सेस जिनका लाइन ऑफ एक्शन जो होता है वो सेम प्लेन में होता है, यानी कि एक पर्टिकुलर प्लेन के अंदर ही ये सारे फोर्सेस का जब काम करती हैं तो उन्हें हम कोप्लेनर फोर्सेस बोलते हैं। नॉन कोप्लेनर फोर्सेस क्या होती हैं, जो एक पर्टिकुलर प्लेन में लाई नहीं करती हैं। कंकरेंट फोर्सेस क्या होती हैं, ऐसी फोर्सेस जिनका लाइन ऑफ एक्शन जो होता है वो एक सिंगल पॉइंट होता है, यानी कि सिंगल पॉइंट से ही सारी की सारी फोर्सेस ओरिजिनेट यानी कि निकल रही होती हैं। नॉन कंकरेंट का मतलब क्या होगा, आप खुद समझ रहे होंगे। इसके अंदर एक पर्टिकुलर पॉइंट से ना निकल के फोर्सेस डिफरेंट डायरेक्शन एंड डिफरेंट बेसिकली पॉइंट्स से वर्क कर रही होती हैं। कोलिनियर फोर्स सिस्टम क्या होता है, ये एक सेम स्ट्रेट लाइन के अलोंग वर्क कर रही होती हैं, जबकि नॉन कोलिनियर फोर्स सिस्टम जो होती हैं वो एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग वर्क नहीं कर रही होती हैं। पैरेलल फोर्स सिस्टम क्या होता है, जब सारे की सारे फोर्सेस जो होती हैं वो सेम डायरेक्शन के अलोंग लग रही होती हैं, यानी कि उनका लाइन ऑफ एक्शन जो होता है वो एक दूसरे के पैरेलल लेकिन सेम एक तरीके से बोल सकते हैं। जबकि अगर ये फोर्सेस डिफरेंट डायरेक्शन में जब वर्क करेंगी तो हम इनको अनलाइक फोर्स सिस्टम बोलेंगे। टाइप्स ऑफ सपोर्ट की बात करें तो सबसे पहले आता है रोलर सपोर्ट, सिंपल सपोर्ट, हिंज्ड वन पिट सपोर्ट, और चौथे नंबर पर आता है फिक्स्ड सपोर्ट। हम बात करें रोलर सपोर्ट की, तो रोलर सपोर्ट के अंदर क्या होता है, जब भी हम एक पर्टिकुलर बीम को जब सपोर्ट करते हैं रोलर्स के ऊपर, तो होता क्या है कि जो रिएक्शन होता है वो नॉर्मल यानी कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन लगता है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। और यहाँ पर बेसिकली ट्रांसलेशनल मोशन ही केवल अलाउड होता है, रोटेशनल मोशन नहीं हो पाता है। दूसरे टाइप ऑफ सपोर्ट की बात करें तो ये होता है सिंपल सपोर्ट। जब भी हम किसी वॉल, पिलर या फिर किसी अदर स्ट्रक्चर से जब बेसिकली हम बीम को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, तो उस केस में होता क्या है कि जो रिएक्शन होता है वो वर्टिकल डायरेक्शन में बेसिकली वर्क कर रहा होता है, जिसके कारण यहाँ पर भी बेसिकली क्या होगा कि जैसे देख सकते हैं सेकंड डायग्राम के अंदर, बेसिकली हमने क्या किया है कि नॉर्मल फोर्सेस इस पर्टिकुलर बीम पर अप्लाई करके आपको दिखाया है। तीसरे टाइप की सपोर्ट की बात करें तो हिंज्ड या फिर पिन सपोर्ट। इसके अंदर बेसिकली वॉल, पिलर या फिर किसी अदर स्ट्रक्चर से जब हम बॉडी को
बेसिकली फिक्स करते हैं, तो इस केस में होता क्या है कि जो सपोर्ट हो सकता है वो हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल हो सकता है। ये इंटायरली डिपेंड करता है किस तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड किया गया है। चौथे नंबर पर आता है फिक्स्ड सपोर्ट। बेसिकली फिक्स्ड सपोर्ट के अंदर क्या होता है कि हम किसी एक बॉडी को वॉल या फिर किसी अदर स्ट्रक्चर से जब फिक्स कर देते हैं इंटायरली, तो उस केस में क्या होता है कि इसके अंदर या तो हॉरिजॉन्टल फोर्स भी डायरेक्शन में फोर्स हो सकती है, वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स हो सकती है, अलॉन्ग विथ मूवमेंट भी इसके अंदर अलाउड होता है। जो पीडीएफ है उसके अंदर आपको कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे, आप इस चीज़ को ध्यान रखें। अब हम लोग समझ लेते हैं टाइप्स ऑफ लोड। सबसे पहले पॉइंट लोड क्या होता है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पर फोर्सेस लग रही होती हैं। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के अंदर क्या होता है, जैसे कि एक पर्टिकुलर बॉडी है और पूरे बॉडी पर जब फोर्स लगता है तो हमें दो चीज़ें चाहिए, डिस्टेंस और फोर्स। तो फोर्स बेसिकली आ जाएगा 4 किलो न्यूटन पर मीटर, और बेसिकली हम अज्यूम कर लेते हैं डिस्टेंस 2 मीटर है। तो उसके केस में बेसिकली हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे, 4 किलो न्यूटन पर मीटर टाइम्स 2 मीटर करेंगे तो 8 किलो न्यूटन पर मीटर, और इसको हम लोग इक्वली डिवाइड कर देंगे, यानी 1 मीटर और 1 मीटर के बीच में 8 किलो न्यूटन का फोर्स जो होगा वो लग रहा होगा। तीसरे नंबर पर आता है यूनिफॉर्मली वेराइंग लोड। वेराइंग लोड का मतलब समझ रहे होंगे कि यूनिफॉर्मली वो लोड जो होगा वो वेरी कर रहा होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं बेसिकली वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में इंक्रीज करता जा रहा है, 4 किलो न्यूटन पर मीटर की फोर्स लग रहा है, और 6 मीटर जो बेसिकली क्या है डिस्टेंस है। इसके केस में भी हम लोग वहीं करेंगे। बेसिकली याद रखने की ज़रूरत ये है कि किलो न्यूटन पर मीटर को मीटर से कैसे भी कैंसिल करना है ताकि हम फोर्स को कैलकुलेट कर पाएँ। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो जाएगा, 12 किलो न्यूटन का जो फोर्स होगा वो निकल के आएगा। अब 12 किलो न्यूटन का जो फोर्स निकल के आएगा, उसके बाद हम लोग सेक्शन फार्मूला जो कि आपने क्लास 10th के अंदर पढ़ा होगा उसको लगा करके हम कैलकुलेट कर लेंगे। क्वेश्चन में दिया होगा कि कितने डिस्टेंस पर कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है और कितने डिस्टेंस पर कौन सा फोर्स कर रहा है। बेसिकली स्टैंडर्ड फार्मूला जो कि m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2 जो फार्मूला होता है। अब हम लोग इलास्टिक एंड प्लास्टिक बॉडी की बात कर लेते हैं। इलास्टिक बॉडी ऐसी बॉडी होती हैं जो कि अपने ओरिजिनल शेप को रीगेन कर लेती हैं जब भी हम डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करते हैं, जैसे कि स्टील इसका एक स्टैंडर्ड एग्जांपल हो सकता है। वहीं पर प्लास्टिक बॉडी की बात करें तो ऐसी बॉडी जो अपने शेप को रीगेन नहीं कर सकती हैं अगर एक बार उस पर डिफॉर्मिंग फोर्स हट भी जाए तो, जैसे कि डॉ या फिर क्ले मिट्टी। और बेसिकली यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि आपको दो कंडीशंस याद रखने हैं कि जब भी हम बेसिकली किसी पर्टिकुलर बॉडी पर जब फोर्स लगा रहे होते हैं तो वो बॉडी बेसिकली एक पर्टिकुलर टाइम तक उसको बैलेंस करने की कोशिश करती है, जो कि इक्विलिब्रियम कंडीशन बोला जाता है, जहाँ पर कि बेसिकली बैलेंस्ड होती है। तो यहाँ पर बेसिकली होता क्या है कि रीस्टोरिंग फोर्स जो होता है वो एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होता है। तो याद रखने वाली बात यह है कि जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करें तो एक्स के अलोंग सारे फोर्सेस का सम जीरो माने और वाई के अलोंग सारे फोर्सेस का सम जीरो माने, क्योंकि बॉडी जो है वो नेट एट बेस्ड है। बेसिकली इलास्टिक मटेरियल के लिए हम लोग स्ट्रेस की बात करें तो ये 3 तरीके के होते हैं। नॉर्मल स्ट्रेस जिसको कि हम लोग फोर्स अपॉन एरिया जिस पे फोर्स वर्क कर रहा होता है। यहाँ पर बेसिकली देखें तो हमने एक रेक्टेंगल लिया है तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ जो होगा वो एरिया हो जाएगा। दूसरे केस में शियर स्ट्रेस की केस में बात करें तो ये बेसिकली क्या होता है, टेंजेंशियल लग रहा होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसको भी बेसिकली हम लोग फोर्स अपॉन एरिया लेंगे। और तीसरा होता है हाइड्रोलिक स्ट्रेस। यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, जब एक्सेस प्रेशर हम अप्लाई करते हैं तो उसकी वजह से बॉडी के नेट साइड में डिक्रीज आता है, जिसको कि हम लोग डिफरेंस इन प्रेशर के टर्म्स में मेजर करेंगे। अब हम लोग स्ट्रेन की बात कर लेते हैं। स्ट्रेन भी 3 तरीके के होते हैं। सबसे पहले नॉर्मल स्ट्रेन, फिर सेकंड नंबर पर आता है शियर स्ट्रेन और थर्ड नंबर पर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। नॉर्मल स्ट्रेन जो होता है वो डेल्टा एल अपॉन एल के टर्म्स में मेजर करेंगे। डेल्टा एल जो होता है वो चेंज इन लेंथ होता है। सेकंड नंबर पर हम बात करेंगे तो यहाँ पर बेसिकली क्या होगा कि देख सकते हैं एक्स का जो डिस्प्लेसमेंट आएगा जो कि काफ़ी छोटा होगा, और जो एक्चुअल हाइट ऑफ बॉडी होगी उसको हम tan थीटा जब लेंगे तो हमारे को बेसिकली शियर स्ट्रेन मिल जाएगी। तीसरे नंबर पर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आता है जो कि डेल्टा भी यानी नेट चेंज इन वॉल्यूम अपॉन द एक्चुअल वॉल्यूम जो था उसके टर्म्स में हम लोग मेजर कर पाएंगे। ये ग्राफ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर आपको ये बताया जा रहा है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन में क्या रिलेशन होता है। देख सकते हैं सबसे पहले ओ से ए के बीच में क्या होता है कि यहाँ पर हुक्स लॉ लगता है, जहाँ पर स्ट्रेस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन के होता है। y इज इक्वल टू mx की तरह ये ग्राफ है स्ट्रेट लाइन की, इसी की वजह से हम ये बोल पा रहे हैं। तो बेसिकली स्ट्रेस इज इक्वल टू के टाइम्स स्ट्रेन हो जाता है। के को हमने कोई एक कॉन्स्टेंट एज्यूम कर लिया है, तो के जो होगा उसको हम लोग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं। इसके बारे में हम थोड़ी देर में समझेंगे। अब ए से बी का जो एरिया होता है इसके अंदर बेसिकली जो ग्राफ होता है वो नॉन लीनियर होता है, लेकिन बॉडी जो होती है वो स्टील इलास्टिक होती है, इलास्टिक सॉरी। बी पॉइंट जो होता है वो इलास्टिक लिमिट होता है, और सिग्मा वाई जो यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे उसको हम लोग यील्ड स्ट्रेंथ बोलते हैं। बी से डी के बीच में क्या होता है, यहाँ पर स्ट्रेन जो होता है वो काफ़ी रैपिडली इंक्रीज करता है। जब भी हम डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करेंगे तो स्ट्रेन की जो वैल्यू होगी वो जीरो नहीं होगी। और डी पॉइंट जो होता है उसको हम लोग अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ बोलते हैं, एंड ई पॉइंट जो होता है वो फाइनली फ्रैक्चर पॉइंट होता है।
अगर डी और ई क्लोज होंगे तो बॉडी ब्रिटल होगी, यानी कि वो आसानी से टूट जाएगी। लेकिन अगर ये डी एंड ई फार होंगे तो ये बेसिकली क्या हो जाएगी, डक्टाइल हो जाएगी। ये वाली टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कंफ्यूजिंग है, लेकिन हम इसको अच्छे से समझेंगे। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जैसे हमने पढ़ा, नॉर्मल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस और बेसिकली वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पढ़ा, तो उसी के बारे में हम लोग उसी को बेसिकली डिवाइड कर देंगे। नॉर्मल स्ट्रेस को नॉर्मल स्ट्रेन से, शियर स्ट्रेस को शियर स्ट्रेन से और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस को वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन से। तो यहाँ पर बेसिकली यंग्स मॉड्यूलस जो मिलेगा वो नॉर्मल वर्सेज नॉर्मल, यानी नॉर्मल अपॉन नॉर्मल के लिए मिलेगा। और शियर मॉड्यूलस या फिर मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी जो मिलेगा, जिसको कि हम लोग जी से रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंटेशन आप याद रखें, उसको हम लोग नॉर्मल की जगह पे शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन करेंगे तब मिलेगा। और बल्क मॉड्यूलस जिसको कि हम लोग बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, वो मिलेगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को डिवाइड करने से। ये फॉर्मूले आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझने की ज़रूरत है। पॉइजन्स रेशियो क्या होता है, जब एक पर्टिकुलर बॉडी को हम लोग डिफॉर्म करते हैं इन बोथ डायरेक्शंस एक्स एंड वाई, तो उसके केस में बेसिकली जो वैल्यू मिलती है वो डेल्टा डी अपॉन डी अपॉन डेल्टा एल अपॉन एल मिलती है, यानी लेटरल अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, यहाँ पे नेगेटिव साइन इसलिए मेंशन किया गया है कि इसकी ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव हो सके। अगर आप पॉजिटिव नहीं करना चाहते हैं, यानी कि आप अगर जनरल ही लेना चाहते हैं, तो आप रिजल्ट जो भी आए उसे पॉजिटिव ही उसका आंसर दें, क्योंकि ये एक रेशियो है। अब ये 3 इंपॉर्टेंट रिलेशंस जो कि मैंने आपको बोला था, यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस और फिर शियर मॉड्यूलस के बीच आप ध्यान रखेंगे। जहाँ पर कि यंग्स मॉड्यूलस की जो वैल्यू होती है वो बेसिकली किसके टर्म्स में एक्सप्रेस किया गया है, बल्क मॉड्यूलस और शियर मॉड्यूलस के टर्म्स में। ये तीनों फॉर्मूले आप याद कर लें, काफ़ी स्टैंडर्ड है और आपके लिए हेल्पफुल होंगे। यहाँ तक वीडियो देखा है तो थैंक यू अलॉट, मिलेंगे जल्द ही।